तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एचवी पटवारी बैच में। तो आज पढ़ेंगे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आप सभी को पता है कि एचवी पटवारी की जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी आ सकती है। आपका एग्ज़ाम जो है वो कभी भी हो सकता है। तो आपने इस समय बहुत ज़्यादा पढ़ने की बजाय जो आपने पढ़ा हुआ है या फिर जो इम्पोर्टेंट है उन चीज़ को रिवाइज़ करने की कोशिश करनी है। तो इसी संदर्भ में मैंने आपके सामने लेके आया हूँ कुछ एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि बार-बार रिपीट होते हैं या फिर जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। तो आपने इनको अच्छे से पढ़ना है और उत्तर देने की कोशिश करनी है और इनकी पूरी संभावना है कि ये आपके एचवी पटवारी एग्ज़ाम में पूछे जाएँ। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ। आप सभी के सामने पहला प्रश्न है, अपने आप को धोखा देने वाला। तो आपने बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर कौन-सा होगा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है आत्मश्लाघा, ऑप्शन नंबर बी है आत्मवंचक, ऑप्शन नंबर सी है आत्मपीड़क या फिर ऑप्शन नंबर डी आत्मवादी। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपने सही उत्तर बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आत्मश्लाघा, इसका मतलब होता है जो अपनी तारीफ़ करता हो या फिर अपने आप पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करता हो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम नार्सिसिस्ट। मैं अगर किसी के मन में ऐसा विचार आता है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? तो उन लोगों के लिए उनके संदर्भ में जो एक शब्द यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं आत्मश्लाघा। तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आत्मवंचक। आत्मवंचक का मतलब होता है अपने आप को धोखा देने वाला। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर आप अपने आप को धोखा देते हो या फिर अपने आप को धोखे में रखते हो तो उसे कहेंगे आत्मवंचक। अगर आप पढ़ने के टाइम पर सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोन में अपनी स्क्रीन को जो है कंटिन्यूअस स्क्रॉल करते जाते हो या फिर रील ही देख रहे हो, तो आप अपने आप में धोखा कर रहे हो। तो आपने जब पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आत्मवंचक। आत्मपीड़क होता है जो अपने आप को पीड़ा देता हो, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। जो सदा से चला आ रहा हो, यहाँ थोड़ी-सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर होगा आ रहा हो। तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन-सा ऑप्शन सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है चिरंतन, ऑप्शन नंबर बी है टिकाऊ, ऑप्शन नंबर सी है कालांतर या फिर ऑप्शन नंबर डी जिगीषा। तो आपने बताना है कि जो सदा से चला आ रहा हो उसके लिए हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो सदा से चला आ रहा हो उसको कहते हैं हम चिरंतन। जैसे कि मान लो जब से मान लो हमारी जो सोलर सिस्टम है या फिर हमारी धरती जो बनी है, वो तब से लेकर सूर्य के चारों तरफ घूम रही, या फिर बाकी ग्रह जो अपने ऑर्बिट में जो है कंटिन्यूस चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये तब से सदा मतलब तब से लेकर चला आ रहा है जब से लेकर इनका निर्माण हुआ है। तो इसे कहते हैं जो सदा से चला आ रहा हो, उसे कहते हैं हम चिरंतन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए टिकाऊ तो मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है वस्तु जो बहुत लंबे समय तक टिकती है लेकिन एट द एंड वो जो है ख़त्म हो जाती है। कालांतर होता है टाइम इन चेंज इन टाइम इंटरवल, मतलब कि समय का बदलाव। और जिगीषा मतलब होता है जिसको जीतने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो या फिर जीतने का बहुत ज़्यादा प्रयास करता हो, उसे कहते हैं जिगीषा। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो मुकदमा दायर करता हो उसे क्या कहते हैं। मान लो मुकदमा दायर करता हो या फिर कोई शिकायत करता हो तो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं वादी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अधिवक्ता तो वो होता है जिसको कानून का जानकारी हो या फिर कानून के बारे में जो बहुत ज़्यादा जानता हो, तो उसे कहते हैं अधिवक्ता। जो वकील होते हैं या फिर एडवोकेट वगैरह, तो उन्हें हम अधिवक्ता कहते हैं। प्रतिवादी होता है जिसके ऊपर मुकदमा दायर किया गया हो, उसे कहते हैं प्रतिवादी। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं था। आरोपी होता है जिसके ऊपर आरोप लगाया हो, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ। जिसके विषय में कोई ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है ज्ञानी, ऑप्शन नंबर बी है अज्ञात, ऑप्शन नंबर सी है अज्ञानी, ऑप्शन नंबर ए जो था वो ज्ञानी था, और ऑप्शन नंबर डी है अज्ञान।
तो आपने बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान ना हो, तो वो कोई अननोन चीज़ या फिर ऐसी वस्तु जिसको हमने कभी देखा ना हो, तो उसको हम कहेंगे अज्ञात। अज्ञात वस्तु ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अज्ञानी होता है जिसे कुछ भी पता ना हो, किसी भी चीज़ का ज्ञान ना हो, और ज्ञानी होता है जिसे हर चीज़ का ज्ञान हो। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार उसे क्या कहेंगे? आपने देखा होगा कि जो फेंक कर हथियार चलाए जाते हैं, जैसे कि धनुष और बाण या फिर भाला वगैरह, जो पहले-पहले के समय में राजा महाराजा के समय में युद्ध होते थे, तो इन हथियारों का यूज़ किया जाता था, उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए औज़ार और वीरता ये तो नहीं होगा, क्योंकि वीरता का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा वीर हो, साहसी हो। तो ये तो इसके आंसर नहीं हो सकते। अस्त्र और शस्त्र में आपने बताना है कि कौन-सा आंसर सही है। तो थोड़ा-सा मैं आपको पिक्चर के थ्रू याद करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अस्त्र होते हैं जिन्हें हम फेंक कर चलाते हैं, और शस्त्र होते हैं वे इक्विपमेंट्स जिन्हें हम अपने हाथ में पकड़कर उनसे युद्ध करते हैं। तो देख सकते हैं आपकी धनुष और बाण हो गया, आपका जो त्रिशूल है या फिर भाला टाइप कुछ बना हुआ है, तो इनको जो है हम फेंक कर यूज़ करते हैं। और जो गदा हो गया या फिर तलवार हो गया, तो इनको हम हाथ में पकड़कर इनसे युद्ध करते हैं, तो इन्हें कहते हैं शस्त्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, अस्त्र। तो आपको याद रखना है, अस्त्र और शस्त्र में कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी अब नहीं होनी चाहिए आपको। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए है त्याज्य। देखिए त्याज्य का मतलब होता है जो त्यागने योग्य हो या फिर जिसको त्याग दिया गया हो। तो ये तो इसका आंसर नहीं है। अनैतिक होता है, जैसे हम कहते हैं कि कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं, नैतिक मॉरल ड्यूटी होती है, तो उसी का उल्टा है अनैतिक, तो ये भी नहीं होगा। और तीसरा है ऑप्शन आपके पास अवैध, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि जो चीज़ें अवैध होती है वो कानून के विरुद्ध होती है, और अपराधी तो वो होता है जिसने कोई अपराध किया हो, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। जो अपने स्थान पर अडिग रहने वाला, उसको क्या कहेंगे हम? तो आपने बताना है इसका सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ध्रुव। ध्रुव जो है, ध्रुव का मतलब होता है सेंटर या फिर कोई ऐसी चीज़, मतलब जो कि अपने स्थान से नहीं हिलता है, उसे कहते हैं अडिग रहने वाला। देखिए बुध, मंगल और ये सभी तो जो है ग्रह है, तो ये तो उत्तर नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। जिसकी कोई आरंभ ना हो, यहाँ पर जिसका होना चाहिए था, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। जिसका कोई आरंभ ना हो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास आगे, ये तो नहीं होगा। आदि, अनादि या फिर पीछे, पीछे भी नहीं होगा। जिसका कोई आरंभ ना हो उसे कहते हैं हम अनादि। आदि उसे कहते हैं जिसका कोई आरंभ हो, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो भूमि उपजाऊ हो उसे हम क्या कहेंगे? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपने सही उत्तर बताना है। तो देखिए थोड़ा सा इमेज के थ्रू मैं बताता हूँ आपको। तो हमारे पास 2 प्रकार की जो भूमि दिखाई दे रही है आपको। लेफ्ट साइड में एक ऐसी भूमि है जो कि बहुत ही ज़्यादा बंजर है, जहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है, और बिल्कुल सूखा पड़ा है। और आपके राइट साइड में जो दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो भूमि है बहुत ही ज़्यादा उर्वर है, या फिर हमें इससे कह सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हुई है और ये भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ दिख रही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उर्वर। जो भूमि उपजाऊ होती है उसे कहते हैं उर्वर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और ऊसर होता है जो भूमि बंजर हो, जिसको हम बैरन लैंड इंग्लिश में कहते हैं, तो वो होती है ऊसर। तो चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जहाँ से सूर्य उदित होता है, तो आपने बताना है, आपके पास 4 ऑप्शन है।
आप देख रहे हैं कि पहाड़ों के पीछे से सूरज जो है उदय हो रहा है, तो इसका हम क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उदयाचल। तो आपने इसको याद रखना है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी है अद्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है द्वैत और ऑप्शन नंबर डी है अद्वैत। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। तो द्वितीय तो देखिए सेकंड जिसको कहते हैं हम कि दूसरा द्वितीय, तो ये भी इसका उत्तर नहीं है, ना ही तो ऑप्शन नंबर सी ना ही तो ऑप्शन नंबर डी। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अंडे से जन्म लेने वाला उसे हम क्या कहते हैं? तो आप इमेज में देख ही रहे कि ये एक चूजा है जो कि अंडे से फूटा है। तो अंडे से जन्म लेने वाले उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास परजीवी। परजीवी तो वो होता है कि जैसे पैरासाइट जिसको बोलते हैं हम, जो दूसरों पर आश्रित होते हैं उन्हें कहते हैं परजीवी। ये तो इसका उत्तर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जो अंडे से जन्म लेता है उसे कहते हैं अंडज। और अम्बुज होता है जो पानी में रहता है या फिर जिसका जन्म पानी में होता है, जैसे कि कमल का फूल। और पक्षी तो आप सभी को पता है कि पक्षी तो बर्ड्स होते हैं जो कि आसमान में उड़ते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। देवताओं का उपवन। देवताओं का जो उपवन है खासकर इसे कहते हैं कि भगवान इंद्र का जो उपवन या फिर बाग या फिर बगीचा, उसे हम क्या कहेंगे? और आप देख ही सकते हैं कि इमेज में कितना सुंदर है। तो ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ देवताओं का ही हो सकता है। तो चलिए ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए अशोक वाटिका, ऑप्शन नंबर बी स्वर्ग, ऑप्शन नंबर सी नंदन कानन, ऑप्शन नंबर डी राधा रानी वन। तो देखिए अशोक वाटिका तो रावण ने अपने लंका में बनाई थी, तो ये तो इसका उत्तर नहीं होगा। स्वर्ग भी इसका उत्तर नहीं होगा। इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी नंदन कानन। नंदन कानन जो होता है उसे देवताओं का उपवन कहते हैं। तो देख सकते हैं कुछ समय बाद यहाँ पर अप्सराएं भी आएगी और वो अपना नृत्य भी आपके सामने पेश कर सकती है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। जो बहुत बोलता है उसे हम क्या कहेंगे? आपके पास है चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है प्रवक्ता, ऑप्शन नंबर बी है अधिवक्ता, ऑप्शन नंबर सी है मितभाषी, ऑप्शन नंबर डी है वाचाल। तो प्रवक्ता तो वो होता है जो टाइप ऑफ एंकर या फिर जो किसी संस्था या फिर किसी के द्वारा बोलने के वाला होगा, उसे कहते हैं प्रवक्ता। अधिवक्ता तो वही होता है वकील या फिर जिसे एडवोकेट कहते हैं। मितभाषी होता है जो कम बोलता है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। वाचाल इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। जो बहुत बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। प्रश्न नंबर 16 है आपके पास। जहां आसानी से पहुंचा जा सके उसको हम क्या कहेंगे? तो देखिए आपके पास मैं एक इमेज बताता हूँ। तो यहाँ पर आप मान लो यहाँ पर है, आपको ये जो पहाड़ या फिर पठार दिख रहा है, इस पठार के ऊपर पहुंचना है। और दूसरी साइड ये बंदा है और इससे ये हाइकिंग या फिर ट्रैकिंग कर रहा है और इसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके जो राइट साइड वाली इमेज है वहाँ से बिल्कुल जो रोड है वो बिल्कुल अच्छा है और आई थिंक बहुत ही आसानी से ये बंदा यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये रास्ता जो है बहुत ही ज़्यादा सुगम है। तो इसे जो हम कहेंगे वो कहेंगे सुगम, जहाँ पर पहुँचना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और जो आपके लेफ्ट साइड में है, इस बंदे को ऊपर पहाड़ी तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा दुर्गम रास्तों से जाना पड़ेगा। नदी नाले को पार करना पड़ेगा और इधर उधर देख सकते हैं आपकी बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, जंगल है, इन सभी के बीच में दुर्गम रास्तों से होते हुए इसे यहाँ पर पहाड़ी पर पहुँचना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहाड़ी पर पहुँचने का जो रास्ता है, जहाँ पर पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है, उसे कहते हैं दुर्गम। तो चलिए चार ऑप्शन है आपके पास, सही उत्तर बताइए जहां आसानी से पहुंचा जा सके। तो दुर्गम तो नहीं होगा क्योंकि ये तो बहुत मुश्किल होता है। सरल तो देखिए सरल और सीधा मतलब होता है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है सुगम।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वह स्त्री जो कविता लिखती हो उसे हम क्या कहेंगे? तो देखिए, कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है कवित्री। लेकिन आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपने इनमें से सही बर्तनी बतानी है कि कौन-सा शब्द जो है वो बिल्कुल सही है। और ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि बर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन-सा शब्द जो है बिल्कुल सही है। तो आप जल्दी से सही उत्तर बताइए कौन-सा इसमें सबसे जो बर्तनी के हिसाब से सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। जो स्त्री वह स्त्री जो कविता लिखती हो उसे कहते हैं कवित्री। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 18 है आपके पास, 18। जो बहुत अधिक खर्चा करने वाला इंसान हो उसे क्या कहेंगे हम? देखिए, बाचाल तो आपको सभी को पता है कि जो बहुत बोलता है उसे कहते हैं हम बाचाल। अपव्ययी यही होता है जो इंसान बहुत ज़्यादा खर्च करता हो उसे कहते हैं अपव्ययी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। मितव्ययी होता है जो बहुत सोच समझ कर खर्चा करता हो या फिर बहुत कम खर्चा करता हो। और ऑप्शन नंबर डी कंजूस वो इंसान होता है जिसको जहाँ पर खर्च करने या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम, जहाँ पर हमें खर्च करना चाहिए था लेकिन वो वहाँ पर भी खर्च नहीं करता है, ना ही तो अपने आप पर, ना ही तो अपने कपड़ों पर, अपने खाने पर, अपने नॉलेज पर। नॉलेज तो नहीं बोल सकते लेकिन कंजूस का जो अभिप्राय है यहाँ पर वो पैसा या फिर मनी से रिलेटेड है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। हवन में जलाए जाने वाली लकड़ियाँ, उनको हम क्या कहेंगे? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए दिगंबर, ऑप्शन नंबर बी समिधा, ऑप्शन नंबर सी ज्वाला, ऑप्शन नंबर डी दावाग्नि। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिगंबर तो नहीं होगा, समिधा इसका बिल्कुल सही उत्तर है। हवन में जलाए जाने वाली लकड़ियों को हम समिधा कहते हैं। ज्वाला तो आग की जो लौ होती है या फिर फ्लेम होती है उसे कहते हैं। और दावाग्नि होता है जंगल में लगने वाली आग। तो ये भी इसका उत्तर नहीं है। तो चलिए, अपने अंतिम प्रश्न की ओर। कुछ लाभ पाने की चाह उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए, पिपासा तो मतलब होता है जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो, तो ये तो इसका नहीं होगा। बुभुक्षा होता है जिसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हो, तो ये भी इसका उत्तर नहीं है। लिप्सा इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लिप्सा का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की चाह या फिर ग्रीड होती है, जो लालच होती है उसे कहते हैं लिप्सा। प्रीति तो आप सभी को पता है, प्रीति का मतलब होता है प्रेम। जब आपको किसी से प्रीति हो जाती है तो आपका मानसिक संतुलन सही नहीं रहता है। तो कभी-कभी रहता है बट मैक्सिमम टाइम नहीं रहता है। तो मज़ाक से हटकर, तो इसका सही ऑप्शन होगा जो वो होगा वो ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका आज का अंतिम प्रश्न। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं बताऊँ तो टीसीएस जो है ऐसे ही प्रश्न पूछता है। और टीसीएस का एक फिक्स्ड पैटर्न रहता है और वो रिपीटेड प्रश्न जो है वो बहुत बार उनको फिर से पूछता रहता है। तो आपको कमेंट में बताना है आपने कि आपको ये क्लास कैसे लगी, और आपको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करना है।